तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था क्लास 11 सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैप्टर का जो पार्ट 1 था उसके अंदर मैंने आपको फैमिली से रिलेटेड हर एक टॉपिक्स को कवर कराया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको विवाह से संबंधित और नातेदारी से संबंधित हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा। तो विवाह, नातेदारी और परिवार ये सामाजिक संस्थाएं जो होती है वो अनौपचारिक तरीके की होती है यानी कि अनऑफिशियल वाली। और इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट के अंदर एक टॉपिक रह गया था वो था परिवार से संबंधित उसके टाइप्स के बारे में यानी प्रकार के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे। तो आज के जो हमारे इस चैप्टर के पार्ट सेकंड का मेन थीम है वो विवाह से संबंधित है यानी मैरिज से। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि विवाह का क्या अर्थ होता है। तो देखिए क्या है कि विवाह जो है वो दो वयस्क यानी कि जो अडल्ट है, स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंध यानी कि सेक्सुअल रिलेशन व समाज की स्वीकृति यानी कि उनकी तरफ से अप्रूवल और साथ ही समर्थन यानी उनका सपोर्ट के द्वारा इस विवाह को परिभाषित किया जाता है। तो हम भी विवाह किसे कहते हैं? जब एक लड़का और एक लड़की आपस में शादी के बंधन में जुड़ जाते हैं और समाज के द्वारा उन्हें स्वीकृति मिल जाती है तो उसे हम विवाह कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा है, लेकिन परिभाषा के अंदर आपको थोड़ा सा समाजशास्त्र के शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसी बारे में हम बात करते हैं कोर्स ऑफ मैरिज के ऊपर। तो देखिए क्या बात की जा रही है कि विवाह जो है वह एक अथवा अधिक स्त्री और पुरुष में होने वाला विधान यानी कि प्रोविजन अथवा प्रथा के द्वारा स्वीकृति प्राप्त संबंध है जो कि इन्हें स्थापित करने में तथा इनसे उत्पत्ति संतानों यानी कि जो बेटे होते हैं, बेटियां होती है, उनके प्रति कर्तव्य यानी कि जो हमारी ड्यूटीज होती है और अधिकार यानी कि जो हमारे राइट्स होते हैं उनको निर्धारित करता है। तो ये जो परिभाषा दी गई थी वो किसके अनुसार दी गई थी? वेस्टरमार्क के अनुसार। तो आपको ये परिभाषा याद रखनी जरूरी भी है, एग्जाम में भी पूछ ले जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी जरूरी है। आगे हम पढ़ते हैं विवाह के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ मैरिज। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि विवाह का जो उद्देश्य है यानी एम है वह पुरुष और स्त्री में यौन संबंध यानी कि सेक्सुअल रिलेशन को स्थापित करना है और इन यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है क्योंकि वह विवाह के बंधन में बने हुए होते हैं। और स्त्री पुरुषों के जो यौन संबंध है उनसे उत्पन्न संतानों को वैधानिक अधिकार दिलाना यानी कि समाज में जब बेटा या बेटी आते हैं तो उन्हें हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जो कि समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होते हैं। तो ये विवाह के उद्देश्य कहलाए जाते हैं। इसके बाद जानते हैं विवाह की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए पहली विशेषता है कि विवाह जो है वो एक सर्वव्यापक संस्था है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। विवाह चाहे प्राचीन टाइम का हो या फिर मध्यकालीन या फिर आधुनिक भारत का, तो सभी के अंदर विवाह जो है वो एक सर्वव्यापक संस्था मानी गई है और समाज के निर्माण करने में इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण ये सर्वव्यापक है यानी कि वर्ल्ड वाइड ये काफी फैला है क्योंकि समाज चाहे किसी भी प्रकार का हो ये संस्था हर जगह देखने को मिलती ही है। बस फर्क इतना होता है कि तौर तरीके अलग होते हैं विवाह करने के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुस्लिम समाज में कुछ अलग प्रकार से विवाह किया जाता है, हिंदू समाज में कुछ अलग प्रकार से, सिख समाज में कुछ अलग तरीके से। तो ये सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है विवाह के अंतर्गत। दूसरा है विवाह सामाजिक स्थिति प्रदान करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब शादी होती है एक मेल और फीमेल की आपस में तो वह पति पत्नी कहलाते हैं, लेकिन जब उनका बेबी होता है तो उनकी जो स्थिति होती है वो बदल जाती है यानी अब वह माँ बाप कहलाने लग जाते हैं और इसी प्रकार परिवार का जन्म भी हो जाता है। तो इस कारण जो विवाह है वह सामाजिक स्थिति भी प्रदान करता है। तीसरा है विवाह एक समझौता है। तो देखिए बिल्कुल ये बात ठीक है, एक जिम्मेदारी का काम है विवाह करना क्योंकि इसके अंदर एक दूसरे की टेक केयर करना और साथ ही आने वाली संतानों की भी जिम्मेवारी लेना, ये सारी चीजें समझौते में आ जाती है, एक जिम्मेदारी में आ जाती है। चौथा है दो विरोधी लिंगों को जन्म देता है। तो बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि मनुष्य जो है उसकी भी अपनी एक बायोलॉजिकल क्या होती है, जरूरतें होती है यानी नीड्स होती है। इसी प्रकार पशुओं में भी बायोलॉजिकल नीड्स होती है लेकिन उनको कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती। लेकिन समाज के अंदर जो विरोधी लिंग होते हैं यानी मेल फीमेल होता है, जब उनके अंदर सेक्सुअल रिलेशन होता है, अगर वह शादी के द्वारा प्राप्त है यानी विवाह के द्वारा संपन्न है तो उन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त
कर दी जाती है। तो इस कारण दो विरोधी लिंगों का भी आपस में जन्म हो जाता है। और लास्ट जो है वो इसी से रिलेवेंट है, उसका नाम है सामाजिक मान्यता प्रदान करता है, क्योंकि समाज के अंदर आपकी उपस्थिति इस बात से तय की जाती है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, यानी विवाहित है या फिर अविवाहित है। तो इस प्रकार यदि आप विवाहित हैं तो आपको समाज में मान्यता प्राप्त होती है। तो ये कुछ विवाह की विशेषताएं हैं। तो आई होप कि आपको हर एक विशेषता अच्छे से अब समझ आ चुकी होगी। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इस लेसन के सेकंड पार्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया गया है। और इसकी जो टाइप्स होते हैं वो कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसका नाम है विवाह के विभिन्न स्वरूप, या आप इसे विभिन्न प्रकार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं इसी के बारे में। देखिए क्या होता है कि हर एक समाज दूसरे समाज से अलग होता है। वहाँ के नियम, तौर तरीके, रहन सहन के तरीके, ये सब एक दूसरे से अलग देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे भारतीय समाज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तौर तरीके, नियम अलग होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो पश्चिमी समाज है, जिसे हम वेस्टर्न कल्चर भी कहते हैं, तो इसके जो तौर तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इसी कारण जो विवाह है वो भी अलग अलग तरीके से हर एक समाज में अलग देखने को मिलता है। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है एकल विवाह, जिसे हम मोनोगमी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो विवाह होता है वह सामान्यतः समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित होता है, यानी फेमस होता है और बेहतर भी समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि स्त्री पुरुष आपसी बंधन में बन जाते हैं, जिन्हें समाज में मान्यता प्राप्त होती है। आज के वर्तमान समय में ये वाला जो विवाह है सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बहुविवाह, जिसे हम पॉलीगामी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के विवाह में व्यक्ति एक से अधिक साथी रख सकता है। तो अब आपके माइंड में आएगा कि एक से अधिक साथी, तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बहुपत्नी विवाह के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो पति होता है वह अनेक पत्नियां रख सकता है। कहने का मतलब एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है। अब ये नहीं कि वो 50-60 रख लेगा, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 2 से 4 ही होती है लगभग। ठीक है, और उसके बाद है बहुपति विवाह। तो ये वाला जो है थोड़ा क्रिटिकल सा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक पत्नी के अनेक पति होते हैं। इसमें भी मात्रा 2 से 4 होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो, कि बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह भारत के अंदर किस राज्य में देखने को मिलता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं वो है अंतर विवाह। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो शादी की जाती है वो है जाति के अंदर ही की जाती है। इस विवाह को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है, उसे सजातीय विवाह भी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के विवाह जो होते हैं, इसको मानने वाले ऐसा मानते हैं कि इन विवाह में जो रक्त होता है, यानी जो ब्लड होता है, उनमें शुद्धता पाई जाती है, क्योंकि एक ही जाति से वह संबंधित होते हैं। और इस प्रकार इस जाति समूह का भी सुरक्षा बनी रहती है। और जो स्त्रियां होती है, यानी जिन्हें शादी के बाद लड़के के घर में जाना होता है, तो वह एक संस्कृति के साथ बंधी होती है, जो कि पिछले टाइम से चलती आ रही है, क्योंकि एक ही जाति में हो रही है, तो जो संस्कृति है वो भी एक देखने को मिलती है। और इस कारण इनमें तालमेल यानी अंडरस्टैंडिंग बने रहती है। तो ये है अंतर जातीय विवाह, जिसे हम सजातीय विवाह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला है बाह्य विवाह। तो देखिए इसमें क्या होता है, जाति के बाहर विवाह किया जाता है। जो इस विवाह को मानने वाले होते हैं वह अपने समूह से, गोत्र से, सपिंड से, प्रवर से इत्यादि से, ये सारी रस्में होती है, तो इसमें विवाह नहीं करते हैं। और इस विवाह को काफी प्रचलित माना गया है जाति के बाहर, और समाज में इसे अच्छा भी माना जाता है जैविक तरीके से, यानी बायोलॉजिकल तरीके से, क्योंकि इस विवाह के जो सपोर्टर्स होते हैं वो ये मानते हैं कि अलग अलग वर्ग समुदायों में प्यार ज्यादा बढ़ता है। इस कारण बाहरी विवाह जो है वह अच्छा माना जाता है, जो कि जाति से बाहर किया जाता है। तो ये थे विवाह के कुछ विभिन्न प्रकार। तो इसके अंदर भी 1-2 रह गए हैं, छोटे से रह गए हैं, उन्हें मैं क्वेश्चन आंसर में कराऊंगा, क्योंकि हर एक टॉपिक मैं यहाँ पे नहीं करा सकता, कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज के लिए भी बचाना पड़ता है। और हाँ, क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये वाले भी क्वेश्चन आएंगे, बस इसकी टाइप्स आपको पता चलेगी कि ये क्वेश्चन ट्रिकी होके एग्जाम में किस प्रकार से आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा सामाजिक संस्थाओं में अनौपचारिक संस्था मानी जाती है, वो है नातेदारी। ठीक है, तो सबसे पहले यही जानते हैं कि नातेदारी, जिसे इंग्लिश में काइंडशिप कहते हैं, तो इसका क्या मीनिंग होता है।
तो नातेदारी क्या होती है? समाज में मान्यता प्राप्त संबंध होती है जो कि अनुमानित और वास्तविक यानी वंशावली पर आधारित होती है। और नातेदारी का दूसरा नाम ही क्या है? रिश्तेदारी, जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो देखिए, जो नातेदारी है वो 2 प्रकार की होती है, उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। काफी इजी सी है और प्रचलित भी काफी ज्यादा है। तो पहली जो नातेदारी होती है वो है रक्त संबंधी यानी कि ब्लड रिलेशन वाली, और दूसरी है विवाह संबंधी जो कि आफ्टर मैरिज, जब लड़के लड़के की होती है तब ज्यादा नातेदारी यानी कि रिश्तेदारी जुड़ती है। तो देखिए, रक्त संबंधी में क्या होता है? इसके अंदर जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताया, दादा पिता, पुत्र पुत्री, तो ये क्या होते हैं? सारे रक्त से जुड़े होते हैं, यानी इनके अंदर खून का रिश्ता होता है। और रक्त संबंधी 2 प्रकार के होते हैं ये वाले, जैसे कि एक मातृवंश की तरफ से यानी मम्मी की तरफ से, और दूसरा पितृवंश यानी पिता की तरफ से। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं जो कि ब्लड से रिलेटेड होते हैं। और दूसरा क्या है? वो है विवाह संबंधी नातेदारी। तो आपने देखा होगा कि जब आपकी भी शादी होगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो उसके बाद जो रिश्तेदारी जुड़ती है वो विवाह संबंधी होती है, जिसके अंदर जैसे सास ससुर हो गया, जीजा, ननन, साला, साली, जेठ, बहू, देवर, तो ये सब कैटेगरी जो होती है वो आफ्टर मैरिज क्या होती है? क्लोज आती है। तो इस प्रकार नातेदारी जो होती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड की जाती है। तो काफी इजी सी है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये वही टॉपिक है जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में छुड़वा दिया था, और इस सेकंड पार्ट में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं कराया, एंड में कराया। क्यों कराया इसका रीजन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक तरीके से ये आपका कंक्लूजन ही है। तो इसका नाम है परिवार के विभिन्न प्रकार। तो देखिए, परिवार के जो विभिन्न प्रकार की अगर बात की जाए तो ये अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विवाह के आधार पर परिवार। तो देखिए, विवाह के आधार पर परिवार जैसे कि एकाकी परिवार, अब आया ना आपके माइंड में? एकाकी परिवार मैंने आपको बता दिया था, आकार में छोटे होते हैं ये। बहुविवाह परिवार, तो बहुविवाह परिवार के अंदर जैसे हमने बहुपति विवाह के बारे में पढ़ा था, बहुपत्नी विवाह के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक से अधिक हम साथी रख सकते हैं, इसलिए इसका नाम बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। और दूसरा है सदस्यता के आधार पे परिवार के प्रकार। तो देखिए, सदस्यता के आधार पे कौन सा है? वो है केंद्रीय परिवार। जो केंद्रीय परिवार है उसे हम एकाकी परिवार ही कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। और दूसरा है संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। और तीसरा जो है वो है विस्तृत परिवार। तो देखिए, विस्तृत परिवार जो है ना, इसका विघटन होने से ही संयुक्त परिवार बना है। कहने का मतलब ये सीनियर है किसका? संयुक्त परिवार का। तो इसकी भी विशेषता बिल्कुल सेम होती है, बस इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, ठीक है। और वंश के आधार पे परिवार जो है वो पितृवंशी हो जाता है और मातृवंशी है। और नातेदारी के आधार पे अभी हमने डिस्कस किया था, एक ब्लड रिलेशन वाला यानी रक्त संबंधी, और एक विवाह से संबंधी जो कि आफ्टर मैरिज नातेदारी यानी रिलेशनशिप बनती है। और स्थान के आधार पे क्या होता है? पितृस्थानी। तो ये वाली जो प्रथा है वो समाज के अंदर अभी करंट में चल रही है। तो क्या होता है? शादी के बाद जो लड़की होती है वह अपना घर छोड़ के लड़के के घर रहती है, तो इसलिए इस प्रकार इसे पितृस्थानी कहते हैं। और मातृस्थानी में क्या होती है? जिसे हम घर जमाई कहते हैं, यानी कि शादी के बाद जो लड़का है वह अपने घर नहीं लड़की के घर रहेगा उसकी मम्मी पापा के साथ, तो इसलिए वो मातृस्थानी हो जाता है। और तीसरा जो होता है वो आजकल तेजी से काफी वृद्धि कर रहा है, तो वो है नवस्थानी। तो इसमें क्या होता है कि जो शादीशुदा जोड़ा होता है तो वह अपने परिवार के साथ नहीं रहते, अपना एक सेपरेट तरीके से रहते हैं, तो इसे कहते हैं नवस्थानी परिवार। तो ये काफी तेजी से अब बढ़ भी रहे हैं। तो ये थे आपके परिवार के विभिन्न प्रकार। तो देखिए, इसके अंदर नातेदारी भी आ गया, विवाह भी आ गया, और आपका ओवरऑल कंक्लूजन भी हो गया अच्छे तरीके से। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अब अच्छे तरीके से पता चल गई होगी। तो इसी बात पे आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया।